Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me, Kunal Singhal. So, in the series of Principles of Management propounded by Henry Fayol, we have completed all the 14 principles, है ना। सारे 14 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द की वर्ड्स फॉर ऑल दीज प्रिंसिपल्स। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एग्जामिनेशन में जो हमारा पेपर होगा वो 45% केस स्टडी बेस्ड होगा। और केस स्टडी क्वेश्चंस में हम प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई तभी कर पाएंगे जब पर्टिकुलर प्रिंसिपल के कीवर्ड्स हमें पता होंगे। सो आज हम शुरू करते हैं कि किस किस प्रिंसिपल का क्या कीवर्ड हो सकता है या क्या की सेंटेंस हो सकता है। अगर ये वर्ड्स आपको पेपर में मिलते हैं, पैराग्राफ में मिलते हैं, सो इट मस्ट स्ट्राइक टू योर माइंड कि हमें ये प्रिंसिपल यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। फॉर द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क वी हैव सर्टेन की वर्ड्स और द की सेंटेंसेज लाइक वर्क डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। सीधी सी बात है, डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। कंपिटेंट स्पेशलिस्ट इज रिक्वायर्ड, एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट की बात हो रही है, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। ठीक है। लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, मैंने पढ़ाई है आपको, डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज स्पेशलाइजेशन। फिर देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इफेक्टिव आउटपुट, इंक्रीज इन एफिशिएंसी लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द आउटपुट, effective output we can get. And one more is there, this principle is all pervasive, that is required at all the levels. टॉप लेवल मैनेजमेंट पे भी वर्क को डिवाइड करना है, मिडिल लेवल पे भी करना है, लोअर लेवल पे भी करना है। सो इट इज़ ऑल परवेजिव। तो ये जो 5 पॉइंट्स अगर आपको जन नज़र आ रहे हैं, अगर ये 5 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, ये 5 पॉइंट्स अगर आपको पैराग्राफ में मिलते हैं, सो इट विल रिप्रेजेंट डिवीज़न ऑफ वर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए 2 की सेंटेंस यहाँ गिवन है। बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक और वर्ड आप रिकॉल कर सकते हैं, पैरिटी। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जब प्रिंसिपल पढ़ाया था, पैरिटी। ठीक है, ये अगर वर्ड आता है पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो भी ये रिप्रेजेंट करता है किसे, अथॉरिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को। पैरिटी, पैरिटी मीन्स इक्वलाइजेशन, बैलेंस। सो पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर देखिए सेकंड के लिए, मैनेजर हैव राइट टू पनिश फॉर विलफुली नॉट ओबेइंग अ लेजिटिमेट ऑर्डर। मैनेजर हैज़ द राइट टू पनिश, इट मीन्स मैनेजर हैज़ द अथॉरिटी फॉर वॉट, फॉर विलफुली नॉट ओबेइंग द लेजिटिमेट ऑर्डर। यानी कि उसके पास में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ड्यूटी उसको असाइन की थी, उसके लिए पावर था वर्क करने का, फिर भी उसने नहीं किया, इस वजह से उसको हम पनिश कर रहे हैं। सो अगेन देर इज़ अ बैलेंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप हैज़ बीन प्रपोनेड हेयर। ठीक है। थर्ड देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन के लिए क्या क्या पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं, ध्यान। ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स। ये पॉइंट्स हैं, अगर ये आपको किसी पैराग्राफ में मिलते हैं, किसी क्वेश्चन में मिलते हैं, दैट विल रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन के कुछ और भी हैं, लाइक जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़। पेनल्टीज़ कहाँ पे होती हैं, जहाँ रूल्स को वायोलेट करते हैं। ऑनर कमिटमेंट्स विदाउट प्रिजुडिस, ऑनर कमिटमेंट्स विदाउट प्रिजुडिस, ये भी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को ही रिप्रेजेंट करता है। आप वीडियो को जगह जगह पॉज करके ये सारे की पॉइंट्स को, की सेंटेंसेस को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, इन्हें अच्छी तरह से याद कर लो। चाहो तो इनकी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जिससे कभी भी जब इच्छा हो तो मोबाइल में पढ़ सकते हो, बिकॉज दीज विल ओनली हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर प्रिंसिपल। फोर्थ पे बढ़ते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। वन बॉस फॉर एवरी एम्प्लॉय, वन बॉस फॉर एवरी एम्प्लॉय। एक मैंने फ्रेज भी आपको पढ़ाया था, वन यूनिट वन बॉस, वन ऑर्गेनाइजेशन वन बॉस। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, ये भी यूनिटी ऑफ कमांड हो गया। सेकंड देखिए क्या लिखा है, ड्यूअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड, ये भी यूनिटी ऑफ कमांड है। ड्यूअल सबऑर्डिनेशन का मीनिंग समझते हैं आप, जहाँ पे एक सबऑर्डिनेट 2 पर्सन के अंडर में काम कर रहा है, मतलब मैं हूँ और मेरे ऊपर 2 बॉसेज हैं, तो मेरा सबऑर्डिनेशन विल बी, माई सबऑर्डिनेशन विल बी टुवर्ड्स 2 person, so that is called dual subordination. Okay, so
जब मेरे पास दो बॉसेस होंगे मेरे ऊपर, तो दो लोग मुझे एक साथ कमांड करेंगे, एक साथ इंस्ट्रक्शंस देंगे, सो इट विल बी वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। सो जहाँ पे ड्यूअल सबॉर्डिनेशन अवॉइड होता है तो यूनिटी ऑफ कमांड है। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का देखिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स। कोऑर्डिनेटेड, सारे डिपार्टमेंट सारे एम्प्लॉयज़ आपस में कोऑर्डिनेट करके और कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क कर रहे हैं, सिंगल डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सेकंड देखिए क्या लिखा है इसके लिए, वन हेड वन प्लान। एक और मैंने फ्रेज बताया था, वन यूनिट वन प्लान, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है। फिर देखिए यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर देखिए क्या लिखा है, ईच डिवीजन शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज, ईच डिवीजन शुड हैव इट्स own in charge, that in charge will tell you what work you have to perform and that work will be performed according to the objectives of the organization, unity of direction. So ये हो गया अपना यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट देखिए, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल कैसे आइडेंटिफाई होगा। सो यहाँ पे दो पॉइंट्स गिवन है। पहला, लार्ज इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड स्टेक होल्डर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैट interest of any one person. Interest of large number of employees, stakeholders is more important than any single person. हो गया subordination of individual interest to the general interest. Second देखिए, manager should not misuse his power for any individual. मतलब मैनेजर अपनी पावर का यूज़ करते हुए अपने ओन इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट को नहीं, मीन्स उसको वो फॉरगो कर रहा है। एक मैनेजर है वो अपना खुद का इंटरेस्ट फुलफ़िल कर रहा है, अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस, अपनी खुद की डिज़ायर्स फुलफ़िल कर रहा है, और कोई वर्कर उसको बोल भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके मैनेजर के पास पावर्स हैं। सो ही इज़ मेकिंग मिस यूज़ ऑफ हिज पावर्स फॉर फुलफिलिंग हिज ओन ऑब्जेक्टिव्स, नॉट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। तो ये क्या हो गया? ये हो गया वायोलेशन ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। तो ये पॉइंट अगर आता है, मैनेजर शुड नॉट मिस यूज़ हिज पावर फॉर एनी इंडिविजुअल, तो आपको लिखना है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि हमेशा ये प्रिंसिपल आपसे डायरेक्टली इसी तरह से पूछा जाए। कभी कभी एग्जाम में कैसे पूछ लेता है, मैनेजर इज़ मेकिंग मिसयूज़, मैं लास्ट वाला पॉइंट रीड कर रहा हूँ, मैनेजर इज़ मेकिंग मिसयूज़ ऑफ हिज पावर फॉर एनी इंडिविजुअल। ध्यान से देखना मैंने क्या किया, मैंने नॉट हटा दिया यहाँ से, ये जो वर्ड है नॉट, ये मैंने हटा दिया, और मैंने इसकी जगह क्या ले लिया, मैनेजर शुड मिसयूज़, मैनेजर इज़ मेकिंग मिसयूज़ हिज पावर फॉर एनी इंडिविजुअल। अब और नीचे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, आइडेंटिफाई विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन वायोलेटेड। तब भी आपको आंसर क्या लिखना है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। कभी कभी तो क्वेश्चन आता है विच प्रिंसिपल हैव बीन फॉलोड इन दिस पैराग्राफ, और कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, विच प्रिंसिपल हैव बीन वायोलेटेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें दोनों को माइंड में रखते हुए और आंसर करना है। चलिए 7th पे आते हैं, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी कि सैलरी, कमीशन, वो वाली जो चीज़ें थी। तो सबसे पहला पॉइंट, फेयर पे एंड कंपनसेशन, गिव रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जस्ट एंड इक्विटेबल रेम्यूनरेशन, हेल्प्स इन कंजीनियल एटमोसफियर एंड गुड रिलेशंस। ये पॉइंट्स अगर आते हैं, दीज विल रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। Fair remuneration, adequate remuneration, which can fulfill the basic necessities of basic requirements of an employee, which can provide a status symbol to an employee। इस तरह के पॉइंट्स अगर आते हैं remuneration of employees। फिर देखिए centralization, that is concentration of powers, and decentralization, distribution of powers in various levels। इसके लिए कौन सी की पॉइंट्स हैं, पहला concentration। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इज सेंट्रलाइजेशन। क्या हो गया, साफ साफ नजर आ रहा है प्रिंसिपल। तो देन मैनेजर्स रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन, मैनेजर रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, फिर से हो गया सेंट्रलाइजेशन। फिर देखिए नेक्स्ट, डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी, डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी अमंग मोर देन वन पर्सन इज डिसेंट्रलाइजेशन। फिर देखिए सेकंड, बैलेंस सबॉर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, यानी यहाँ पे सब में जो अपन ने वर्ड साथ में सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के थे, क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलेगा उसमें या तो सेंट्रलाइजेशन फॉलोड होगा या फिर डिसेंट्रलाइजेशन फॉलोड होगा, दोनों नहीं होंगे। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज फॉलोड, द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट फॉलोड।
भाई ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या तो सेंट्रलाइजेशन होगा या डिसेंट्रलाइजेशन होगा, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सेंट्रलाइजेशन और सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन हो। तो इसलिए यहाँ पे इन पॉइंट्स आपको आइडेंटिफाई करना, अगर मालूम वहाँ पे लिखा हुआ आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, इसका मतलब क्या है, सेंट्रलाइजेशन। अगर लिखा हुआ आता है बैलेंस सबॉर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट, बैलेंस सबॉर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट, तो हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। फिर लास्ट पॉइंट देखिए इसमें क्या लिखा है, पंचायत इज एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एट नेशनल लेवल, पंचायत इज एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th प्रिंसिपल, स्केलर चेन। A formal line of authority from highest to lowest ranks is called scalar chain। या फिर अगर मान लीजिए आपके पास में आता है कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, तो भी आ जाता है स्केलर चेन। कम्युनिकेशन विद द इमीडिएट सुपीरियर एंड विद द इमीडिएट सबॉर्डिनेट ओनली, तो भी हो जाता है स्केलर चेन। प्रिस्क्राइब्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, तो भी हो जाता है स्केलर चेन। अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक्स इज कॉल्ड स्केलर चेन। ये सारे हो गए पॉइंट्स। ठीक है, आगे और देखिए और क्या क्या लिखे हैं स्केलर चेन के लिए। चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन वर्ड आ गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक किस में था, स्केलर चेन में था। आपको याद होगा एक डायग्राम मैंने आपको बताया था स्केलर चेन का, ऐसे ये अथॉरिटी लेवल्स थे ए बी एंड सी। ठीक है, और उसमें जब हमने डायरेक्टली कम्युनिकेट किया था विद द ट्रेस पासिंग, ये डॉटेड लाइन से आपको यहाँ बताया गया था। ठीक है, तो ये था गैंग प्लैंक, है ना। सो गैंग प्लैंक किस में आ रहा है, स्केलर चेन। गैंग प्लैंक शॉर्टर रूट फॉर कम्युनिकेशन इन केस ऑफ एमरजेंसी, गैंग प्लैंक स्केलर चेन हो गया। देखिए 10th देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन प्लेस। ऑर्डर याद है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स प्रॉपरली, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। फिर आता है सेकंड पॉइंट, हेल्प्स इन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी, क्योंकि जहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स होगा, मटेरियल होगा, तो वहाँ पे एफिशिएंसी और प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा ही होगा। सो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या सेकंड पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, हेल्प्स इन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है। पीपल एंड मटेरियल्स एट राइट प्लेस, सो एट राइट प्लेस, मटेरियल की भी बात हो रही है, पीपल की भी बात हो रही है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डरलीनेस, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के लिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के लिए लिखा है फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट, फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट विद ऑल एम्प्लॉयज़। सो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सबको फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट और इक्वल ट्रीटमेंट, गुड ट्रीटमेंट विद ऑल द सबॉर्डिनेट्स, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्वलिटी। ठीक है, सेकंड देखिए, काइंडनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर, काइंडनेस एंड जस्टिस, काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इंक्रीज इन लॉयल्टी एंड डिवोशन, इंक्रीज इन लॉयल्टी एंड डिवोशन कब होगा, जब एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में प्रॉपर इक्वल जस्टिफिकेशन, इक्वल बिहेवियर रखेगा, सभी को बराबर ट्रीट करेगा, तो उन सबॉर्डिनेट्स के हार्ट में लॉयल्टी एंड डिवोशन, बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन आएगा। सो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। एंड लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, एज एट्सेट्रा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। चलिए 12th पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इसके लिए क्या पॉइंट्स हैं, मिनिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर या फिर मिनिमम एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का मीनिंग होता है एम्प्लॉयज़ फ्लक्चुएशंस, कि आज हमने कुछ एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर लिया, एक महीने बाद उनको निकाल के दूसरों को अपॉइंट कर लिया, ये होता है एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय फ्लक्चुएशन, तो उसको कम करना यानी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, सेलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ आफ्टर ड्यू एंड रिगरस प्रोसेस, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ आफ्टर ड्यू एंड रिग्रेस प्रोसेस। ये भी उसमें एक पॉइंट मैंने आपको जब प्रिंसिपल पढ़ाया था तो बताया था दैट एवरी एम्प्लॉय मस्ट बी अपॉइंटेड आफ्टर रिग्रेस स्क्रूटनी आफ्टर फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है।
फिर देखिए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। फिर एक और पॉइंट क्या लिखा है, नो एडोकिज्म, हाई कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। एडोकिज्म का मीनिंग समझते हैं आप? एडोकिज्म का मीनिंग होता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे किसी पर्सन को अपॉइंट करना। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अपॉइंट करने का मतलब होता है कि आज अपन अपॉइंट किया, हो सकता है कल आप उसको बोल दें कि हमें आपकी जरूरत नहीं। कैजुअल लेबरर्स जो हो गई, एडोक बेसिस पे हम लेते हैं। तो ये बोल रहे हैं नो एडोकिज्म, जहाँ स्टेबिलिटी होगी तो एडोक बेसिस पे नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ भी नहीं होगा। फिर है हाई कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, तो ऑब्वियसली जहाँ हाई कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट है, इट रिप्रेजेंट्स वायोलेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग के लिए अगर हाई कॉस्ट लग रही है तो इट मीन्स वायोलेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। 13th प्रिंसिपल देखिए, इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव के लिए क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, टेकिंग फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन वर्ड मैंने आपको उसमें पढ़ाया है। थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स, थिंकिंग डिफरेंटली, थिंकिंग आउट ऑफ द ग्रुप एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स। देन तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव है, वन सिंगल एम्प्लॉय विल टेक इट्स ओन एफर्ट, ओन इनिशिएटिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पॉइंट देखिए, एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन कॉस्ट एंड टाइम। एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम वर्ड आते ही पता चल जाता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। फिर है रिवॉर्ड्स टू एम्प्लॉय फॉर सजेशन, एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देना, रिवॉर्ड्स फॉर एम्प्लॉयज़ फॉर सजेशंस, ये भी प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। और अब आते हैं हम अपने लास्ट प्रिंसिपल पे, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। सबसे पहला क्या है, टीम स्पिरिट वर्ड आता है, यूनिटी आता है, हार्मनी आता है, हो गया एस्पिरिट डी कॉर्प्स। रिप्लेस आई विद वी आता है, हो गया एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एंड म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस वर्ड आता है, तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स। आई होप सारे के सारे कीवर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने कॉपीज़ में नोट डाउन किए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचा है, कोई क्वेरी है, या इसके अलावा कोई कीवर्ड आपको नज़र आता है कि सर इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए ये कीवर्ड या ये की सेंटेंस भी हो सकता है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। नॉट ओनली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू बट फॉर द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो हु आर स्टडिंग थ्रू दिस वीडियो। तो कोई और कीवर्ड अगर आपके माइंड में स्ट्राइक करता है, कमेंट में ज़रूर लिखिए। ओके, थैंक यू।